VS गायतोंडे, इससे ज्यादा नंबर में नहीं है उनके कलेक्टर्स। तो जब आप टोकनाइज करते हो किसी भी एसेट को तो वो मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। ओनरशिप डिफाइन करने में, फ्रैक्शनलाइज करने में इतने ही लिमिटेड यूज केस है NFT की। एज ए यूजर इवन इफ आई एम बाइंग अ फ्रैक्शन, तो वो कौन सी पेंटिंग का मैं फ्रैक्शन बाय कर रहा हूँ, क्या वो वैल्यूएबल है? तो जब वो पेंटिंग कंसाइन होने आती है तो उसकी वैल्यूएशन थर्ड पार्टी करती है। ना बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है, ना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बदली है, एक्सेसिबिलिटी से बढ़ी है। पिछले 2 साल से एक प्रोजेक्ट है जो कि सिंगापुर टोकन 2049 में भी देखा कि इन्होंने एक आर्ट गैलरी वहाँ पे अपॉइंट करी थी। 2 साल से सोशल मीडिया पे भी दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट जहाँ पे जो आर्टिस्ट है, जो आर्ट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो $1 ट्रिलियन मार्केट है, जो फाइन आर्ट की इंडस्ट्री है, उसको किस तरीके से डिसरप्ट कर सकते हैं, उसको Web3 टेक्नोलॉजी के थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू कैसे जो एग्जिस्टिंग आर्ट है उसको फ्रैक्शनलाइज करके मासेस को एक्सेस दिला सकते हैं। ये बहुत बड़े क्लेम है, क्योंकि आप समझिए कि आज तक जो फाइन आर्ट है वो कुछ चंद लोग, चंद कॉरपोरेट हाउसेस, अल्ट्रा रिच लोगों की कंट्रोल में रहा है, कभी मासेस का एक्सेस नहीं रहा। बट पहली बार ये प्रोजेक्ट क्लेम करता है कि भाई जो आर्टिस्ट है और जो ट्रू आर्ट है उसका एक्सेस मासेस तक होना चाहिए। किस लिए? क्योंकि मासेस को भी राइट है कि वो उसको यूज़ कर सके हेज अगेंस्ट द रिस्क, जैसे कि जो अल्ट्रा रिच लोग करते हैं उस आर्ट के अंदर इन्वेस्ट करके। तो 2 साल से बिल्ड कर रहे हैं, लगा कि इनसे कुछ सवाल जवाब सीधे करते हैं जो आपके दिल में भी है, राइट? चलो तो आर्ट5 से आज मुलाकात करते हैं। तो आसिफ भाई शुरू करता हूँ, पहले मेरे लिए आर्ट क्या है जी। ठीक है। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरी ड्राइंग तो बहुत ही, मुझे तो लगता था कि शायद ड्राइंग को आर्ट कहते हैं। ठीक है, वो आज के ज़माने में किसी भी बच्चे को आप बोलोगे तो आर्ट, उसके लिए मैं अपने बच्चे को बोलूँ आर्ट क्या है तो कुछ बना के दे देगा, राइट? थोड़ा सा मैंने गहराई में जब आर्ट को समझने की कोशिश करी, मैंने कहा यार जब आपसे कन्वर्सेशन हो रही है तो इसको पहले मैं तो समझ लूँ आर्ट क्या है। तो मैंने एक विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करी, और क्योंकि मैं बिटकॉइन को भी बिटकॉइन के बारे में वोकल हूँ, इतना बोलता हूँ, और जब मैं हिस्ट्री ऑफ मनी को स्टडी करता हूँ तो मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि आपको जो लेजर्स हैं, राइट, ये लेजर आपको आज दिखते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग और लेजर मेंटेन करना, डेबिट क्रेडिट। अगर पुराने ज़माने में लोग गुफाओं के अंदर लेजर्स को बनाते थे आर्ट के फॉर्म में, राइट? कैसे भाई, जैसे 5 मछलियां देनी है तो मछली बनाई और उसके ऊपर 5 लकीरें डाल दी कि मेरे पास 5 मछली है। तो दे वर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, दे वर ट्राइंग टू मेंटेन द लेजर इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। तो वहां से मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे पहली फॉर्म ऑफ आर्ट अगर डेवलप हुआ तो वो लेजर के फॉर्म में रहा होगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि पुराने ज़माने में जब इंसानियत फॉर्म हो रही होगी, जब आपस में इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जैपनीज़, उर्दू, अरबी कुछ लैंग्वेज नहीं थी, तो लोग कम्युनिकेट कैसे करते होंगे? मतलब एक कम्युनिकेशन का जरिया क्या होता होगा? कम्युनिकेशन तो बेसिक नीड है इंसान की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान ने सबसे पहले कम्युनिकेट करने की कोशिश की होगी तो साइन लैंग्वेज की होगी, और साइन लैंग्वेज के बाद जब उसने उस कम्युनिकेशन को एक और मोड में जब ट्राई किया होगा तो वो एक आर्ट के फॉर्म में, चाहे वो एक साइन था, चाहे वो सिंपल सी एक लकीर थी, चाहे वो एक सिग्नल था, चाहे वो एक एरो था, चाहे वो एक कबीले की बनाई हुई सिर्फ एक सर्कल और एक इंसान को रूप देने की कोशिश थी, एक बड़े प्रिमिटिव फॉर्म में जो गुफाओं के अंदर साइन देखने को मिले। तो ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में इंसान हमेशा आर्ट को एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करता आया, और आज भी कहीं ना कहीं वो है। चाहे हम पुरानी जितनी भी पेंटिंग्स को देख लें, वो कुछ कम्युनिकेट करती हैं। कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, बेसिक नेसेसिटी है। मैं मानता हूँ कि आज आर्ट को आप एज ए इन्वेस्टमेंट टूल देखते हैं, और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, और अब क्योंकि मॉडर्न आर्ट के रूप में हम देखते हैं तो ऑक्शन हाउसेस हैं, बिलियनियर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और अब इसको जिस तरीके से देखा जाता है। बट अगर मैं वैसे देखूं तो आर्ट हमेशा से और आने वाले टाइम से, जब तक इंसानियत है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है आर्ट के बारे में। इस कन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले आसिफ भाई, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना चाहता हूँ, आपके लिए आर्ट है क्या? मेरे लिए आर्ट, अगर आप ऐसे समझेंगे तो मेरे लिए आर्ट एक वार्मथ है, एक जॉय है,
एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो किसी आर्टिस्टिक की एक्सप्रेसिवनेस को दिखाता है, और मैं उसका शेयर्ड इमोशंस का पार्ट बनने में मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है, किसी थॉट प्रोसेस का पार्ट बनने में अच्छा लगता है। उसके अलावा क्योंकि मैं इन्वॉल्व रहा हूँ कमर्शियली आर्ट बिजनेस में, जो भी मेरे पास रहा है आज तक बनाया है मैंने, वो ऑब्वियसली उसके कमर्शियल पर्सपेक्ट से ही बनाया है। तो मुझे उसको, जब मैं उसको क्लोजली देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट इज़ नॉट ओनली अ वे टू एंजॉय द वार्मथ एंड लव, बट ऑल्सो इट्स अ ग्रेट वे टू मेक मनी एंड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो इन सच अ थिंग, सच एन एसेट क्लास जो कि डिप्रिशिएट ईजिली करता नहीं है। राइट। आसिफ भाई, मैं यहाँ पे एक चीज़ को समझना चाह रहा था कि आपने बोला कि आर्ट जो है वो डिप्रिशिएट नहीं करता और आर्ट की एक लिमिटेड सप्लाई होती है। उन मुद्दों पे हम बाद में एक बार डिस्कशन करेंगे। मैं पहले ये समझना चाहता हूँ कि देख के आपको लगता नहीं है कि आपकी जो एज है, क्योंकि जनरली ये देखा गया कि जो आर्टिस्ट होते हैं, कभी आर्टिस्ट की अगर हम एवरेज एज निकालें आज के डेट में जितने फेमस आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अपनी एज ग्रुप के अगर मैं आपसे कंपेयर करूं तो आर्ट के प्रति लगाव कब हुआ? कब ये रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे इसमें करियर बनाना है? मुझे लगता नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को आर्ट से रिलेटेड कुछ बिजनेस करते हुए देखा हो या आर्ट से रिलेटेड अपना करियर बनाते देखा हो। या तो आर्टिस्ट होता है, राइट। मैंने कभी अभी तक मैं किसी एक ऐसे शख्स से इनकाउंटर, मेरा तो नहीं हुआ, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग होंगे, जिसने सोचा हो कि यार मैं आर्ट बिजनेस के अंदर अपना करियर बनाऊंगा, बिजनेस के अंदर, नॉट एज अ आर्टिस्ट, बिकॉज यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। सो व्हेन डिड यू रियलाइज कि यार मुझे इसको, या कोई ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा मोमेंट था कि जब यू डिसाइडेड कि नहीं, मुझे इस सेगमेंट में या इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम करना है, बिकॉज you yourself said कि you have more than a decade of an experience in the art business. तो ये कब हुआ, कब इंटरेस्ट जगा? वो ऑब्वियसली एक एक्सीडेंटल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने नहीं कोई प्लान किया था कि मैं आर्ट का बिजनेस करने जाऊंगा और एक गैलरी खोलूंगा और उसके बाद मैं इसमें ग्रो करूंगा। ऐसा मुझे लगता है होता ही नहीं है। आर्ट या तो जनरेशनल आपके पास आर्ट रहा है तो आप आर्ट के बिजनेस में उतरते हो कि चलो लेट्स डू अ कमर्शियल ट्रांजेक्शंस इन समथिंग दैट इज बीइंग पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड जनरेशंस ऑफ माय फैमिली। या फिर आप एक आर्ट के स्टूडेंट होते हो, उसके बाद आप सोचते हो कि लेट्स ज्वाइन सॉथबीज, क्रिस्टीज या किसी ऐसे बड़े ऑक्शन हाउस और गैलरी को जहाँ पे मैं इंटर्नशिप करके जॉब करता हूँ, एंड देन ट्राई टू गेट एक्सपर्टीज इन सम डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट जहाँ से मुझे करियर मेरा आगे बढ़ेगा। ये जो मेरे साथ हुआ दिल्ली में, इंडिया में, वो अनरियल रहा है। वो मतलब मैंने किसी आर्ट इंस्टीट्यूट में मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। मैं मास्टर बिजनेस ऑपरेशन में मैंने किया है, और आर्ट जब मेरे लाइफ में आया तो मैं पढ़ ही रहा था, मतलब मैं कॉलेज में ही था और कुछ और पढ़ाई कर रहा था मैं, बट इट केम इन अ वे दैट गेव मी अ कॉन्फिडेंस दैट दिस इज समथिंग दैट विल स्टैंड आउट वेरी लाउड इन योर लाइफ, एंड इट विल नॉट ओनली हेल्प यू टू मेक मनी बट इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन अ डायरेक्शन that gives you so much of confidence globally, exposure globally, and this is something that is not part of a shared economy. मैंने किसी आर्टिस्ट को अपने प्राइवेट जेट में जाते नहीं देखा। मतलब कि हो सकता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में 2-3 आर्टिस्ट होंगे, लेकिन आज हिंदुस्तान में आप मुझे बताइए कि या एशियन कंट्रीज़ में जहाँ से आर्टिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट को उसका ड्यू नहीं मिला, लेकिन उस आर्ट के बेस पे लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए और बहुत अच्छे उससे बिजनेस जनरेट किया, लेकिन वो जो आर्टिस्ट था उसको कभी नहीं मिला। देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है काशिफ भाई, जो समझना पड़ेगा। जिस तरह से एक्टर की लाइफ में किसी प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर और इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत होती है, आर्टिस्ट के लाइफ में भी एक गैलरी, एक ऑक्शन हाउस की ज़रूरत है। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि फैसिलिटेटर तो चाहिए सबको, आर्टिस्ट को भी गैलरी चाहिए और ऑक्शन हाउस चाहिए और कलेक्टर चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ है कि जो अपसाइड में शेयरिंग है वो कुछ लोगों की है। तो शेयरिंग अपसाइड में अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिसेंट्रलाइज हो जाए, तो आर्टिस्ट अगर दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्होंने 1000 रुपये में अपनी पेंटिंग 1975 में बेच दी थी आपको, और आपने वो पेंटिंग आज बेची है 10 करोड़ रुपए में, तो आपने गैलरी को 20% कमीशन दिया या ऑक्शन हाउस को 20% सेलिंग कमीशन दिया, और आपने वो अपसाइड उठाया क्योंकि आपने 20 साल तक उसको होल्ड करके रखा।
लेकिन ये बुरा नहीं है अगर आपने एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करके होल्ड किया है, लेकिन क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप जैसे 1 करोड़ काशिफ रजा के पास था? नहीं था। आज भी अगर एक आर्टिस्ट जो मिड करियर आर्टिस्ट है, मतलब वो अभी आना शुरू हुआ है, क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हजारों लोगों के हाथ में है? नहीं है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको फैसिलिटेट कराने के लिए जो इंस्टीट्यूशन सामने आए वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो आर्ट की कलेक्टिंग और इन्वेस्टिंग के जो टूल है वो बहुत लिमिटेड है और वो कंट्रोल्ड है चंद लोगों के हाथों में। तो प्रॉफिट लॉस तो है नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी का शेयरिंग नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, और वो कभी नहीं हुआ, हिस्टोरिकली नहीं हुआ। ये तो हो गई आर्टिस्ट की बात। अगर मैं एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखूं कि जब ये चीज़ राजा महाराजा और कॉरपोरेट हाउसेस के पास रही और आम आदमी का एक्सेस नहीं था, आम आदमी जिस तरीके से हम आज एक कई इकोनॉमीज़ के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन होती हुई देख रहे हैं, कई इकोनॉमीज़, यूएस को हमने 8-9% इन्फ्लेशन पे स्ट्रगल होते देखा, हमने यूके को देखा, हमने जापान को देखा, और इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है कि शायद ही कोई ऐसा देश हो जो उससे बचा हो। और जब किसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होती है तो एक आम इंसान ये चाहता है कि मेरी अर्निंग इतनी हो जाए कि एटलीस्ट मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकूं, और इन्फ्लेशन को बीट अगर करूंगा तो मैं बेयर मिनिमम जो अपना लाइफ स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन करूंगा, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी अपने लाइफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है तो मुझे इन्फ्लेशन से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना है। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं, बहुत से, और काफ़ी डेवलप्ड देश हैं जहाँ पे डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है। इससे बचने के लिए लोग इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इन्फ्लेशन से बचने के लिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया की 67% जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में है। करेक्ट। चाइना जैसे देशों में 70-75% है। इंडिया में रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्फ्लेशन से बचने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, और अपनी लाइफ स्टैंडर्ड वो पुअर ना हो जाए, जो मनी जिस तरीके से डी बेस और डी वैल्यू हो रही है उसको काउंटर करने के लिए ये सारे ऑप्शंस मासेस ट्राई करता है। मासेस जो ट्राई नहीं करता है, या ये कह लीजिए कि जिसके लिए उसका एक्सेस नहीं है, वो है आर्ट। जिसको जो अल्ट्रा रिच हैं उनके पास उसका एक्सेस है, और वो उसमें पैसे डाल के 15% 14% का एक एवरेज, जो अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसके अंदर चाहे S&P 500 को जब कंपेयर किया, गोल्ड को कंपेयर किया, और उसमें हमने जब फाइन आर्ट का कंपेयर किया, तो फाइन आर्ट ने S&P 500 को पूरी दुनिया में बीट किया इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, विच इज क्लोज टू 14-15%। तो अगर यूएस जैसी देश में जहाँ इन्फ्लेशन 2.5-3% के आसपास है, और अगर 14% फाइन आर्ट अगर रिटर्न दे रहा है, तो वहाँ एक एवरेज आदमी जिसने आर्ट का जिसका एक्सेस हो गया तो 11% वो नेट से ग्रो कर रहा है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो अमीर आदमी के पास तो इसका एक्सेस है, और एक ऐसी एसेट क्लास का एक्सेस जो कि फाइनाइट सप्लाई है, जो कि रेपिटेटिव नहीं है, जो यूनिक है। करेक्ट, राइट। जो फीचर्स हम देखते हैं एक फाइनाइट एसेट के अंदर, जैसे अगर हम बिटकॉइन के अंदर देखते हैं तो एक बिटकॉइन की वन ऑफ द फीचर है कि वो फाइनाइट है सप्लाई में। सिमिलरली आर्ट, एक आर्टिस्ट अपने लाइफ टाइम में फाइनाइट आर्ट बना सकता है, क्योंकि वो आर्टिस्ट की जिंदगी फाइनाइट है। जब वो मरेगा तो आर्ट नहीं बनने वाला है। सही बात, क्लियर। तो ये जो एक्सेस ना होना, राइट, मासेस के लिए, इसको आप कैसे देखते हो? ये क्यों आज तक एक्सेस नहीं हो पाया, और फ्यूचर में आपका क्या टेक है? क्या ये एक्सेसिबल होना चाहिए मासेस के लिए? इस पे मुझे लगता है कि जो बहुत डेवलप्ड नेशन है वहाँ इस पे अटेम्प्ट हुए हैं। जब हम बात करते हैं डेवलप्ड नेशन की, जहाँ से, Can you give some example? या मैं आपको बताता हूँ, यूएस में 6 साल पहले आर्ट की इसी एप्रिशिएटिव एसेट क्लास की एक नेचर को देखते हुए और रिजल्ट को देखते हुए एक कंपनी आई, उसका नाम है मास्टरवर्क्स। उसने यही कहा लोगों से कि आप इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई इसलिए करते हो ताकि आप उसको काउंटर कर सको। तो आपके पास गोल्ड है, बॉन्ड है, शेयर है, इक्विटी है, कमोडिटीज़ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपके पास वो क्यों नहीं है जिसने इन सबको बीट किया हुआ है? तो वो क्या है जी? वो आर्ट है।
तो मैं आर्ट लेके आऊँगा और मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा यूएस एक्रेडिट इन्वेस्टर्स को ओनली, कि आप उसमें ना छोटे टिकट साइज से एंट्री लो, और आपको मैं एक सेकेंडरी मार्केट प्लेस भी दूंगा कि खुदा ना खास्ता आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं है मुझे अभी ये $2000 चाहिए, तो आप वहाँ पे आके उसको बेच के निकल भी सकते हो। जिसके पास भी वो होगा वो उसका ओनर होगा। और जब भी हम इस पेंटिंग को बेचेंगे, चूंकि ये अप्रिशिएटिव एसेट है, और वही पेंटिंग आपके पास लेके आएंगे जिसने हिस्टोरिकली एक रिटर्न दिया हुआ है, वो आर्टिस्ट और वो सारी पेंटिंग्स, और वो बहुत सक्सेसफुली पिछले 6 सालों में एक $1 बिलियन कंपनी है, बहुत अच्छा डेटाबेस है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो आर्ट और डाइवर्सिफिकेशन को समझते हैं वो मास्टरवर्क्स को जानते हैं, हालांकि वो दुनिया भर के लिए नहीं है, सिर्फ अमेरिका के लिए है। डेवलप्ड नेशन हमेशा से ऐसी हर वो चीज़ करता है, उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आता है जो इस तरह के इंपॉर्टेंट मुद्दे को काउंटर करने के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आर्ट को एसेट क्लास माना जाता ही नहीं है। और हमारे देश में अगर हम इंडिया की बात करें स्पेशली, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि उसमें शेयर होल्डर्स का फ़ायदा नहीं है जिन्होंने इसको पकड़ के रखा हुआ। आपको पता है सबसे इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस में कौन है आज के टाइम पे? उनका नाम है VS गायतोंडे। ओके। थोड़े बहुत प्राइस का फ़र्क है। दूसरे आर्टिस्ट उनका नाम है सैयद हैदर रज़ा। ओके। मैं आपको फिंगर पे, इससे ज़्यादा नंबर में नहीं है उनके कलेक्टर्स। 75-76 सालों के इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब सिर्फ 10-12 यू कैन काउंट गायतोंडे's कलेक्टर इन द लास्ट 77 ईयर्स विद इन दिस नंबर। अच्छा, मतलब 10 लोग हैं जिनके पास सारी पेंटिंग्स है। करेक्ट। आपको क्या लगता है कि पैसा नहीं है? आपको लगता है कि इंडियंस अराउंड द वर्ल्ड के पास पैसा नहीं है गायतोंडे लेने का? जब एक इंडियन चेन्नई का लड़का $67-8 मिलियन का बीपल का NFT खरीद सकता है, तो क्या वो गायतोंडे नहीं ले सकता? क्या 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए की पेंटिंग नहीं ले सकता है? क्या वो राजा रवि वर्मा नहीं ले सकता? क्या वो अमृता शेरगिल की पेंटिंग नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। आर्ट एंड कल्चर तो सबको पसंद है अपने देश का। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास नहीं हुई अभी तक, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उस तरह सपोर्ट करने वाली। अगर सिक्योरिटी एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा होता कि आप इसको सिक्योरिटाइज कर दो, तो शायद कोई ना कोई कंपनी कर देती। तो उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके आप इसको एक्चुअल में ही एक सिक्योरिटीज बना के बेचना शुरू कर देते। यूएस ने किया तो मास्टरवर्क्स बन गया। आज टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन है वो ये अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है कि आप इसको टोकनाइज कर दो। तो जब आप टोकनाइज करते हो किसी भी एसेट को, तो वो मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो एक पेंटिंग जो 10 मिलियन की है, उसको अगर मैं टोकनाइज करके 10,000 फ्रैक्शन बना देता हूँ, तो $1,000 में हर आदमी उसको को ओन करना शुरू कर देगा। ये वैसा ही है जैसा मास्टरवर्क्स ने अमेरिका में किया, बट फ़र्क इतना है कि आप ये ब्लॉकचेन पे कर सकते हो जहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको आपका ओनरशिप दिखेगा। 10,000 लोगों को ये बताना कि आप इस पेंटिंग के ओनर हो, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है जब आप उसको बाइनरी नंबर बेचते हो। लेकिन ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है जब आप उनको बोलते हो कि इस पेंटिंग का ये पर्टिकुलर हिस्सा, ये कोऑर्डिनेट, ये फ्रैक्शन नंबर आपका है और ये आपका है, और ये सब इंडिविजुअल टोकन्स हैं जो कि नॉन फंजिबल है अपने नेचर में, और ये शेयरेबल भी है क्योंकि इसमें पेंटिंग की फोटो भी है, बाइनरी नंबर नहीं है। ये आप अपने प्रोफाइल DP पे लगा सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, या आप अपने लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। ये स्टेक करके आप लेंड कर सकते हो इसको इन विद द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, DeFi प्रोटोकॉल्स। ये मोर लिक्विड हो गया, ज़्यादा शेयरेबल हो गया, ज़्यादा ट्रेडेबल हो गया। सो आप ऐसे समझे कि अगर आप एक लाइन में ये बताएं कि व्हाट इज़ द पैराडाइम शिफ्ट हिस्टोरिकली, अगर आप बात करें कि क्या हुआ है, तो मुझे लगता है आई वुड स्टिल गिव क्रेडिट टू मास्टरवर्क्स कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया उनके गवर्नमेंट की जो भी रेगुलेटरी थी उसके हिसाब से। एंड देन आई वुड लाइक टू से द अटेम्प्ट आर्टफा इज ट्राइंग टू मेक हियर is further 2 steps, 4 steps, 5 steps ahead of it because of technology. And the approach we are trying to take here is not making art accessible to 5,000 people. We truly want to democratize it in a way that makes it possible for anyone to still think about investing in art in a as easy, as simple way as possible, like buying any shopping from Amazon or buying anything from Flipkart or anything from any other website that you do. This is only possible when you have an intention, a vision to make it democratize. अब कन्वर्सेशन को हम ना आर्टफाई की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया कि आर्टिस्ट का प्रॉब्लम है, लोगों का एक्सेस नहीं है आर्ट में,
एज ए इन्वेस्टमेंट कुछ चंद लोगों के हाथ में है, कुछ पहले कबीले के सरदार के पास थी, आज कॉर्पोरेट हाउसेस के पास। हमने वो प्रॉब्लम को भी फिगर आउट किया। आर्टफाई क्या कर रहा है? एक सिंपल फॉर्म में अगर लोगों को समझाना हो, एक आर्टिस्ट को ही समझाना हो, राइट, जिसको नहीं पता, एक इन्वेस्टर को समझाना हो जिसको नहीं पता, राइट, आर्टफाई कर क्या रहा है, बस एक उसका मिशन क्या है और वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इफ़ यू हैव टू सेल आर्टफाई, कन्विंस समबडी अबाउट आर्टफाई, और ये आइडिया आया तो आपने बता दिया इसको। व्हाई नॉट थ्रू वेब 2 एंड व्हाई वेब 3? बिकॉज ये तो जिस तरीके से जो मास्टर वर्क ने आपने बताया कि सिक्योरिटाइजेशन ऑफ आर्ट का एक नमूना हमने देखा वेब 2 के अंदर, एक वेब 2 के अंदर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ आर्ट एक करके दिखाया वहाँ पे। उस मॉडल में क्या दिक्कत है, वो मॉडल है क्या, और वेब 3 की ज़रूरत क्या है? इसको वेब 2 के तरीके से भी जब करा जा सकता है तो व्हाई नॉट दैट। हम उस पर पहले बाद में आएंगे। सबसे पहले आर्टफाई। आर्टफाई को सिंपल तरीके से समझना, पहले तो मैंने बता दिया कि आर्टफाई आया कहाँ से। आर्टफाई एक ऐसा विज़न है जो हमेशा से मेरे लाइफ में था। मैं हमेशा से चाहता था कि आर्ट ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। बहुत सारी वजहों से, प्रॉफिटेबिलिटी एक वजह है और भी बहुत सारी वजह है। आर्टफाई आप ऐसे समझिए कि एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है हर वो इंसान के लिए। सिर्फ क्रिप्टो NFT की बात नहीं हो रही है, हर वो इंसान के लिए जो अपने स्मॉल टिकट साइज़ के इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे, जस्ट टू मिटिगेट द रिस्क। तो वो अपने 1,000 रुपये को मंथली बैंक को दे रहे हैं कि आप मेरे $100 लीजिए और मुझे SIP में पैसे डाल दीजिए। वो अपने सेविंग को FD में डालते हैं। उसी तरीके से एक ऐसा एसेट क्लास जिसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। तो आर्टफाई इन सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसने आर्टफाई ने, कि जहाँ पे आप आकर के आर्टिस्ट वाइज आप चूज़ कर सकते हैं किस आर्टिस्ट ने कितना परफॉर्म किया है और किसने कितना अप्रिशिएट किया है, और उसको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के टिकट साइज़ में वहाँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट में। आर्टफाई ये बना रहा था पिछले 2 सालों से और ये बनाया है। अब आपके सवाल पे आते हैं कि ये वेब 2 में तो ऑलरेडी किसी कंपनी ने कर दिया है और ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल कंपनी है, तो वेब 3 की ज़रूरत क्यों है? वेब 3 इसलिए है क्योंकि वेब 3 ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को ब्रेक करती है और सिर्फ अमेरिकन को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हुए ये पूरी दुनिया को अपॉर्चुनिटी देती है कि आप भी आइए। अगर आप अफ्रीकन भी हैं और आपको लगता है कि ये चाइनीज़ आर्टिस्ट बहुत ग्रो करेगा तो आप वहाँ भी पैसे डाल सकते हैं। तो एक तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ को ब्रेक करना, आर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे बैरियर्स हैं। हर बैरियर को एलिमिनेट जब आप करने जाते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर था जो मास्टरवर्क सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि आप आज नहीं डाल सकते मास्टरवर्क्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप $2,000-3,000 से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लिक्विडिटी, जो एक एसेट जो कि टेंजिबल था, फिजिकल एसेट था, उसको जब आप नेचर चेंज करके उसको नॉन फंजिबल टोकन बनाते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉन फंजिबल टोकन में टर्न होते ही उसके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं जो नॉन फंजिबल टोकन के अंदर है। तो सडनली वो शेयरेबल हो जाता है, ट्रेडेबल हो जाता है, मोर लिक्विड हो जाता है। और वो जितने भी बैरियर्स आते हैं, आपके आर्ट में सबसे बड़ा बैरियर है होल्डिंग पीरियड एंड नॉन लिक्विड। वो सॉल्व करने जब आप जाते हैं ना, तो आप एक कंपनी हो और अगर आपने 100 मिलियन की पेंटिंग को सिक्योरिटाइज कर दिया है तो $100 मिलियन की लिक्विडिटी लेके आपको बैठना पड़ेगा आपके सेकेंडरी मार्केट प्लेस पे कि सब लोगों को मजबूरी हो गई बेचने आ गए तो आपको देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिक्विडिटी डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में बहुत सारे तरीकों से, डिफरेंट प्रोटोकॉल से सॉल्व किया जा सकता है। और आर्टफाई, चूँकि वी बिलीव इन प्योर डेमोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मेकिंग आर्ट एक्सेसिबल, उसको नज़र में रखते हुए, प्लस एक ग्लोबल विज़न है ये, इसलिए वेब 3 की ज़रूरत पड़ी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आर्ट में ओनरशिप, प्रोविनेंस, ट्रेल, ऑथेंटिसिटी, ये बहुत ज़रूरी है ब्लॉकचेन पे आना। क्योंकि सबसे खूबसूरत बात जो ब्लॉकचेन की है वो टेम्पर प्रूफ टेक्नोलॉजी है। और हर वो आदमी जो ओनरशिप लेके घूम रहा है एक पेंटिंग का $50-100 में या $10 में, जो भी जिस आर्टिस्ट की पेंटिंग जितने में भी शेयर उसने ली है, वो बहुत सिक्योर फील कर सके कि मेरी ओनरशिप इस ब्लॉकचेन पे है
और ये टैंपर प्रूफ है, ये कंपनी खुद को भी टैंपर नहीं कर सकती। और मैं ये बता सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर पेंटिंग का ये कोऑर्डिनेट नंबर, ये फ्रैक्शन नंबर मेरा है, और इसको प्रूव करने के लिए मुझे आसिफ कमाल के या आर्ट5 के सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत नहीं है, जो कि ट्रेडिशनल आर्ट बिजनेस में जब आप 100 मिलियन की पेंटिंग भी खरीदने जाओगे ना 120 से आज, तो वो आपको एक A4 साइज का ऐसा पेपर देगा, उस पर लिखा होगा करेक्ट, और वो खो गया फिर वो हमेशा डिबेटेबल ही रहता है। हाँ, तो ये सब चीज़ें Web3 सॉल्व करना फोर्स्ड हो गया, ये कुछ हो गया। इसको और मैं ब्रेकअप करता हूँ कि आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि आर्ट5 के अंदर सिंपल फॉर्म में कि एक आर्टिस्ट है, ठीक है, आपने उस आर्टिस्ट से पेंटिंग को बाय किया, पेंटिंग को बाय करके आपने उसको फ्रैक्शनलाइज किया एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपने उसको NFT में कन्वर्ट किया और उसको फ्रैक्शनलाइज कर दिया, छोटे उसको फ्रैक्शंस में आपने डिवाइड कर दिया। अब ये जो फ्रैक्शंस हैं ये ओपन फॉर सेल है, राइट, तो ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है। कोई भी शख्स थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये टोकन्स जो है वो जो फ्रैक्शंस हैं उनको ओन कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे पहला स्टेप तो यही है कि आर्टिस्ट से पेंटिंग बाय हुई और फिर उसके बाद वो कन्वर्जन हो रहा है फ्रैक्शन में। मेरा आपसे सवाल है कि आर्ट की दुनिया में कोई भी जो कंज्यूमर है, जैसे आज मैं बोलूं कि आर्ट गैलरी चला भी जाए, किसी के पास पैसे हों, $10 मिलियन हो, $100 मिलियन हो, और उसको मैं बोलूं जाओ भाई गैलरी में चले जाओ और वहां पे ऑक्शन का पार्ट बन जाओ, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं है कि ये आर्ट होता क्या है, आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। कौन MF हुसैन, कौन गाइड ढूंढने, मुझे कुछ भी नहीं पता आर्ट के बारे में, बट मुझे कैसे पता लगेगा कि ये आर्ट वैल्यूएबल है। वो पेंट के जो ब्रश के जो एक पैटर्न होता है, मतलब लिटरली मुझे नहीं पता होता, मतलब कि वो ये कम्युनिकेट क्या कर रहा है। सिमिलरली जब आपने आर्ट बाय किया और आपने जब उसको फ्रैक्शनलाइज किया, तो वो जो आर्ट है कैसे इंश्योर होगा कि जो आप आर्ट बाय कर रहे हो वो वैल्यूएबल है? एम आई रिलाइंग ऑन योर एक्सपर्टीज एज अ यूजर इवन इफ आई एम बाइंग अ फ्रैक्शन, तो वो कौन सी पेंटिंग का मैं फ्रैक्शन बाय कर रहा हूँ, क्या वो वैल्यूएबल है उस, राइट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आर्ट5 के ऊपर हर एक पेंटिंग एक अच्छी वैल्यूएबल, एक अच्छे आर्टिस्ट की है। ये कैसे इंश्योर होगा कि वॉट एवर यू आर फ्रैक्शनलाइजिंग हैज अ वैल्यू ओके और इज वैल्यूएबल? बहुत सिंपल है, या आप कुछ भी उठा के तो नहीं डाल रहे हो? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये जरूर लोगों के मन में आएगा और खास के उनके मन में जरूर आएगा बिकॉज जो आर्ट को नहीं समझते। लोग ये नहीं चाहेंगे कि वो आसिफ कमाल की एक्सपर्टीज पे डिपेंड कर रहे हैं। नहीं करना भी नहीं चाहिए कि एक आदमी की एक्सपर्टीज पे क्या ओवर रिलायंस है, वो कैसे इंश्योर कर रहा है प्रोसेस के आर्ट5 के ऊपर वही आर्ट आ रहा है जो वैल्यूएबल है। करेक्ट, हाउ डू यू डिसाइड दैट? करेक्ट, ओके। तो इसमें सबसे पहले जो बिजनेस मॉडल है उसमें हम खरीदते नहीं है कुछ। अच्छा, आर्ट5 डज नॉट बाय फर्स्ट हैंड एंड देन सेल। ओके। आर्ट की ग्लोबल मार्केट अराउंड 65 to 70 एनुअल सेल, जो 65-70 बिलियन का जो एनुअल सेल्स है आर्ट का आज के टाइम का, वो इसी मॉडल पे चलता है कि जितने भी मेजर ऑक्शन हाउसेस हैं वो कलेक्टर्स और डीलर्स से पेंटिंग कंसाइन करते हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए अंडर अ कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप अगर कलेक्टर हैं और बेचने सेलर है, बेचने आए हैं किसी कंपनी के पास, गैलरीज भी पेंटिंग कंसाइन करके बेचती हैं। अगर आर्टिस्ट जिंदा है तो साथ में पार्टनरशिप करके एग्जिबिट करके बेचती हैं। खरीदने का कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रे मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में बाय सेल होता है। लेकिन जब आप बात इंस्टीट्यूशन लेवल पे करते हैं तो नो वन बाय पेंटिंग एंड देन सेल इट, दे ऑल कंसाइन पेंटिंग एंड देन सेल इट। सो वी चार्ज 20%। स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री का है वो 15 to 30% है, दैट्स कॉल्ड सेलर कमीशन। तो अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्शन हाउस की भी बात करते हैं, वो भी आपसे 15 से 30% के बीच में बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ पेंटिंग दैट यू आर ब्रिंगिंग। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट पिकासो लेके आ रहे हो तो शायद वो आपसे 5-7% पे भी काम कर ले। ऑब्वियसली, ओके। तो so you're not buying it. So what do you do? ये क्लियर हो गया। Correct. You're not buying it. Correct. art आपने एक तरीके से कंसाइनमेंट लिया है and you're trying to sell it on their behalf. आपके सवाल का, जी बिल्कुल, अब आपके सवाल का जवाब बहुत आसान है। वो ये है कि जब हम कंसाइन करते हैं पेंटिंग तो एक XYZ थर्ड पार्टी आके बोलता है आर्ट5 को कि मेरे पास एक पैब्लो पिकासो की
XYZ ईयर की एक पेंटिंग है जी, और मुझे आपके प्लेटफॉर्म से बेचना है। यही सवाल वो दुनिया के सारे ऑक्शन हाउसेस के पास भी जाके करेगा। बिजनेस मॉडल सबका सेम है। उस कुछ सेट ऑफ सवाल हैं जो सब उनसे पूछेंगे, वो हम भी उनसे पूछेंगे कि पेंटिंग आपने कहाँ से ली, कब एक्वायर करी, आपसे पहले किसके पास थी, क्या आपने ऑक्शन से ली, किस ऑक्शन से ली, किस गैलरी से ली, सारे पेपर कहाँ हैं, कितने में खरीदी। पहला सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो इस्टेब्लिश करता है कि ये पेंटिंग ऑथेंटिक है कि नहीं, इसका ओनरशिप टाइटल क्लियर है कि नहीं, ये इसकी प्राइस जो बता रहे हैं ये जितना इनकी आस्क है, क्या वो प्राइस किसी पिछले प्राइस को सपोर्ट करता है कि नहीं। प्लस पिछले 30-40 सालों में पेंटिंग किसी भी आर्टिस्ट की जो बिकती आ रही है पब्लिक सेल में, इट इज़ लाइक अगर कोई आपको बोलता है कि आज XYZ शेयर का प्राइस जो है वो $2000 है, जबकि हालांकि आप जाके देखते हो BSE NSE पे तो वो 1500 का शेयर प्राइस है, तो आप उनको बोलते हो यार ये तो इतना प्राइस नहीं है। ऐसे ही हर वो आर्टिस्ट जो ऑक्शन में रहा है पिछले 25-30 सालों से, उनकी एक पब्लिक प्राइस है। ऐसा नहीं है कि आर्टफा या आसिफ कमाल कुछ भी आके प्राइस मांग लेगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ एज गुड एज calculating the price of a share which is listed in the public exchange. So if I'm bringing a painting of Picasso based on the year, medium, size and rarity of that particular art that we are bringing in, there is also a price point of view and price standpoint of that particular artist and painting which has the substantial background of that particular art and painting and artist. तो जब वो पेंटिंग कंसाइन होने आती है तो उसकी वैल्यूएशन थर्ड पार्टी करती है, और वैल्यूएशन थर्ड पार्टी करती है, और उसके बाद निगोशिएट होता है कि काशिफ भाई आपकी पेंटिंग की प्राइस है 1 करोड़ रुपए, हम इसको आर्टफाई में लेके आएंगे और हम फिक्स प्राइस कंपनी है, हम ऑक्शन नहीं करते। तो 1 करोड़ की वैल्यूएशन पे ये पेंटिंग आपकी फ्रैक्शनलाइज होगी और हम इसमें से 20% लेंगे और आपको 80 लाख रुपए देंगे। ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, और ब्लॉकचेन पे आने का फायदा ये कि एवरीथिंग दैट वी विल डू विल बी ए पार्ट ऑफ आवर डॉक्यूमेंटेशन। अब बात करते हैं कि आपको ये तो पता चल गया कि चलो जी वैल्यूएशन हो गई है, सब कुछ एस्टेब्लिश्ड है, सारी चीज़ें ठीक है, मैं काशिफ में ना डाल के पैसे, अगर ये आर्टिस्ट है तो मैं किसी दानिश में डाल देता हूँ, वो कैसे पता चलेगा आपको। सो आर्टफाई जब आप ऑफरिंग पे आएंगे किसी भी आर्टिस्ट के लेने के लिए तो आपको ये सारी चीज़ें तो पता चलेंगी, प्लस आप पूछ भी सकते हैं, आपको सवाल जवाब करने का पूरा हुआ है, आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। बट आपको उस आर्टिस्ट के हिस्टोरिकल प्राइस डेटा से पता चलता है कि ये आर्टिस्ट ज़्यादा रिटर्न दिया है और ये इसकी रेयरिटी है, और जैसे आप जनरल किसी और एसेट क्लास में जाते हैं तो ये इसका पूरा सिस्टम है, जिस सिस्टम के हिसाब से कोई भी आर्ट कंसाइन होता है, एग्जीक्यूट होता है, और अगर हम फेल होते हैं उस पेंटिंग को बेचने में तो पेंटिंग एज इट इज़ वापस चली जाती है जी। अच्छा, तो इतने टाइम, अब एक और चीज़, जब वो पेंटिंग आपने कंसाइनमेंट हुई और आपने उसको लिस्ट किया अपने वेबसाइट पे कि ये फ्रैक्शन के लिए अवेलेबल है, हाउ डू आई नो कि यू एक्चुअली हैव द कंसाइनमेंट, एंड हाउ डू आई नो दैट कि वो जो पेंटिंग जिसको आप फ्रैक्शनलाइज कर रहे हो उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट से उसकी अप्रूवल है। ठीक बात है, मतलब आप ऐसे ही तो उठा के कुछ नहीं डाल दोगे। नहीं बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो किसी के मन में आ सकता है, क्योंकि आप यहाँ बैठ के कंपनी चला रहे हो और मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ। अब अगर अभी आप जो सवाल किसी के जवाब, करेक्ट सो होता है ये, अगर आर्टिस्ट, हमारा जो बिजनेस पॉलिसी है वो ये कि अगर आर्टिस्ट जिंदा हैं तो ऑफिशियल कोलैबोरेशन होना है आर्टिस्ट के साथ, उसकी वीडियोस, उसकी अनाउंसमेंट, उसका प्रेस रिलीज आता है, जो भी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन हमने किया है वो सब अवेलेबल है, उन्होंने ही खुद किया है सामने। सो फ्यूचर में जो भी होगा वो एक, ये हमारा ये मोडस ऑपरेंडी है बिजनेस चलाने का। अगर आर्टिस्ट जिंदा हैं तो आर्टिस्ट किसी भी फॉर्म में कोलैबोरेशन अनाउंस करेंगे, अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो प्रेस रिलीज करेंगे हमारे साथ। अगर आर्टिस्ट नहीं है तो जो कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो हम पब्लिक करेंगे कि दिस इज व्हाट वी हैव कंसाइंड एंड दिस इज द पीरियड, दिस इज द अमाउंट। सो ट्रांसपेरेंसी की जहाँ तक बात है तो आपसे अगर हमने पेंटिंग ली है तो आपका कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट हम डालने जा रहे हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव, अपलोड करेंगे कोई भी जाके वेरीफाई। करेक्ट। अब बात है कि पेंटिंग है कहाँ, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। एक है कि प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या है। आपने बोला कि आपने 10 मिलियन की पेंटिंग लेके आए और 10 मिलियन की पेंटिंग का $1,000 का फ्रैक्शन आपने बेच दिया 10,000 लोगों को। वो आपने 10 मिलियन ले लिए, पेंटिंग है, हाँ 2 मिलियन आपने भी कमा लिए, कंपनी ने कमाए सेलर कमीशन, 8 मिलियन जो है वो चले गए जिसका पेंटिंग था उसको। ये सारे को ओनर्स जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट पे अपना। वो जब भी वो बिजनेस मॉडल, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ, बिजनेस मॉडल ये कि हम कंसाइन करते हैं, पेंटिंग मार्केट प्लेस पे आती है, पेंटिंग प्राइमरी ऑफरिंग में जब आती है तो लोग उसको शेयर खरीदते हैं, उसका तो पेंटिंग
एक कस्टोडियन के पास चली जाती है, थर्ड पार्टी, जो कि हम नहीं है। अब वो थर्ड पार्टी के पास बिल ऑफ राइट्स जो है उस पेंटिंग का, वो पिछले ओनर से ट्रांसफ़र होकर के ये 10,000 लोगों के नाम पे चली जाती है। और वो थर्ड पार्टी का काम ये है कि वो उस पेंटिंग को प्रिजर्व करे। इट्स अ फाउंडेशन दैट प्रिजर्व द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ दीज पीपल, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ आर्टफाई। आर्टफाई डज नॉट own any painting. They become a primary offering गैलरी और ऑक्शन हाउस या प्लेटफॉर्म। उसके बाद जब ये पेंटिंग ट्रांसफर हो जाती है इन ओनर्स के नाम पे, तो ये सिक्योर फील करे और एश्योर्ड फील करे अपनी ओनरशिप। मेरे पीछे से पेंटिंग तो नहीं बिक जाएगी, तो वो हमारे पास होगी नहीं। एंड वी कैन नॉट टेक द पेंटिंग बैक अनलेस अनटिल ये लोग हमारे प्रॉपर डाउ गवर्नेंस में जाके वोट करे। और 51% लोगों ने जब ये बोला कि हाँ जी, होता ये कि हम 2 साल के बाद या 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद एक पेंटिंग जो हमने ऑलरेडी 10,000 लोगों को बेचा है, वो चली गई एक फाउंडेशन के पास, हमारे पास नहीं है। बट पीपल कम टू अस बिकॉज दैट्स आवर बिजनेस कि वो पेंटिंग हमें दिला दो। और हो सकता है हमें किसी ऑक्शन हाउस में, बिकॉज अ डिपार्टमेंट इन आर्टफाई कीप्स वर्किंग ऑन प्लेसमेंट ऑफ दीज पेंटिंग्स फॉर अ हायर प्राइस। तो अच्छे रेट में और बेचने के लिए, लोगों को प्रॉफिट देने के लिए हमारी एक टीम काम कर रही है उस पर ऑलरेडी। तो जब टीम को पता चला कि 1 मिलियन की पेंटिंग या 10 मिलियन की पेंटिंग का 12 मिलियन मिल रहा है 8 महीने के बाद, क्योंकि पेंटिंग सडनली, आप एक बार और समझना पड़ेगा, जब पेंटिंग 4 दीवारी से बाहर निकलती है और 10,000 लोगों के मोबाइल में शेयर होती है, तो उसकी ऐसे भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसकी ऐसे भी वैल्यू बहुत बढ़ती है, क्योंकि वो किसी बेडरूम में, किसी ड्राइंग रूम में पड़ी हुई थी और एकदम से एक ऑक्शन में आती है और फिर किसी दूसरे बेडरूम और ड्राइंग रूम में पहुंच जाती है। कंपेयर टू दैट, अगर एक पेंटिंग किसी 4 दीवार के निकल के बाहर और सडनली वो 15,000 20,000 लोगों के मोबाइल फ़ोन में शेयर होने लगता है, तो जब वो पेंटिंग वापस बिकने जाती है तो उसका जो अप्रिशिएशन है वो थोड़ा और इंक्रीज होता है। और यही देखा गया कि फेमस पेंटिंगें ज़्यादा महंगी बिकती हैं। तो सडनली बिकेम वेरी फेमस बिकॉज द पीपल आर शेयरिंग इट एंड को ओनिंग द शेयर। व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टेटस को ऑफ सच सर्टेन एसेट क्लासेस, लोगों को लगता है कि यार इस 10,000 लोगों से मैं पेंटिंग ले लेता हूँ वापस और मैं रखता हूँ उसको घर में, बिकॉज आई वांट टू से कि ये पेंटिंग 10,000 लोग ओन करते थे और ये बहुत फेमस इंडियन आर्टिस्ट की पेंटिंग है, मैंने अपने पास खरीद लिया, तो ये सारे 10,000 लोगों को प्रॉफिट दे दो, सारे के सारे लोगों को। तो जब 10 मिलियन का 12 मिलियन ऑफर आता है तो हम कम्युनिटी के पास जाते हैं। अगर कम्युनिटी जो ओन करती है इस पेंटिंग को, जो ओनर्स हैं, अगर वो बोलते हैं हाँ जी हमें बेचना है, तो वो एक डाउ सर्टिफिकेट निकल के आता है वोटिंग का। वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही वो फाउंडेशन आर्टफाई को पेंटिंग देगी और फिर वो बेचने के बाद प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो पेंटिंग देगी कि बिकेगा और इतने दिनों में ये पैसे जो प्रॉफिट है, प्रोसीड्स, ये इस प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे ये क्लेम होगा और लोग आके अपनी प्रॉफिट जो फ्रैक्शन होल्डर्स है उनको मिल जाएगा। करेक्ट, बेस्ड ऑन द वॉलेट्स दैट वी हैव। ये तो बिजनेस मॉडल है। सो डाउ, व्हेन यू से डाउ, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो फ्रैक्शन होल्डर्स हैं, सपोज एक एक्स पेंटिंग है और उस एक्स पेंटिंग के फ्रैक्शन होल्डर्स हैं 10,000 लोग, तो यू आर सेइंग कि ये अगर इस पेंटिंग को कल को सेल करना है, मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है, तो अगर इस डाओ के अंदर 10,000 लोग हैं और अगर 5100 लोगों ने या 50% प्लस लोगों ने, अगर वो आप उस टाइम ड्राइव करोगे कि 60% लोग हों या 70% है, अगर उन्होंने सब्सटैंशियल नंबर ऑफ लोगों ने अगर वोट किया कि इसको सेल कर देना चाहिए, तो वो सेल हो जाएगी और जो उसका प्रॉफिट है वो उसमें सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 2 चीज़ें जो कंसर्निंग है, जो मेरे लिए कंसर्निंग है, किसी भी मॉडल के अंदर जो कस्टोडियन होता है, वो जहाँ पे भी कस्टोडियन आता है, कस्टोडियन की जब भी प्रॉब्लम आई है, चाहे वो FTX हो, चाहे वो हमने बड़े बड़े कस्टोडियंस को देखा है। कस्टोडियन का मतलब है मेरे ट्रस्ट मी ब्रो, ठीक है, ट्रस्ट मी ब्रो, आई एम देयर, ट्रस्ट मी ब्रो। सो वो आप प्यार से बोल लो, आप चीख के बोल लो, बट यू आर जस्ट सेइंग दैट ट्रस्ट मी ब्रो। द होल प्रॉब्लम इन दिस थिंग वॉज कि अगर वो पेंटिंग आपके पास थी, आपके पास है, तो वो इशू है, क्योंकि फ्रैक्शन होल्डर दुनिया भर में फैला हुआ है। उसको एक ही चीज़ की एश्योरेंस चाहिए कि जिस चीज़ की मैं फ्रैक्शन बाय कर रहा हूँ या जिस चीज़ का फ्रैक्शन मैं ले रहा हूँ, पीछे वो चीज़ है कि नहीं है। जैसे कि बिटकॉइन का ETF $50 बिलियन का हो गया। करेक्ट। और उसमें ब्लैक रॉक का सपोज $30 बिलियन का ETF मार्केट में है, तो लोग तो यही सोच रहे हैं ना, मेरे पास जितना ETF है उसके बदले का जो बिटकॉइन है वो ब्लैक रॉक के पास है। कल को जब मैंने बेचने गया तो ब्लैक रॉक ने जब मुझे रिडम्पशन नहीं दी, मैंने कहा भाई क्यों रिडम्पशन नहीं दे रहे हो? बोल रहे यार मेरे पास बिटकॉइन ही खो गया कहीं, या मेरा बिटकॉइन हैक हो गया। आर यू गेटिंग मी?
करेक्ट। सो सिमिलर क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम यू कि भैया मेरे पास फ्रैक्शन है, मेरी पीछे पेंटिंग कहाँ है? करेक्ट। एंड दैट प्रोसेस हैज टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। Yes. उसको ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको जितना आप ट्रांसपेरेंट करोगे, आई थिंक वो ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी बाइंग प्रोसेस का। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस मॉडल ही कोलैप्स हो जाएगा। ये जो हम जिस इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और रियल वर्ल्ड एसेट की बात कर रहे हैं और उससे $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है और ये टोकनाइज होगा और कल को प्रॉपर्टी भी होगी, गोल्ड भी होगा, इक्विटी भी होगा, हम आर्ट कर रहे हैं फिलहाल। ये बिजनेस मॉडल कोलैप्स हो जाए क्योंकि लोग अपने अपने घरों में पेंटिंग रख के बैठे होंगे और आर्ट5 पे या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आकर के फ्लेक्सलाइज करेंगे और आर्ट5 को कोई मतलब ही नहीं है कि पेंटिंग है कहाँ, और लोगों ने अपने अपने टोकन खरीद लिए और ओनर जो है घर बैठ के पेंटिंग लेके बैठा हुआ चिल कर रहा है और पेंटिंग पेंटिंग आपके घर पे पड़ी हुई है और पैसे भी आपको मिल गए, पेंटिंग में आपके घर पड़ी हुई है। ये तो बिजनेस मॉडल कोलैप्स हो जाएगा। इनफैक्ट ये तो ऐसा एज गुड एज फ्रॉड। करेक्ट। ये तो ऐसा है जैसे क्रिस्टीज ने कहा कि मैं ऑक्शन करने जा रहा हूँ आपकी पेंटिंग और आप अपने घर पे रखो, चिल करो और मैं $1 मिलियन में पेंटिंग बेच भी दूंगा और सामने वाले से पैसे भी ले लूंगा और सामने वाला मांगेगा भी नहीं पेंटिंग कहाँ है। हम जब डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं इस पूरे एक्सेस को, तो मैं पिछले 14 सालों से एक पेंटिंग एक फैमिली को या एक इंडिविजुअल को या एक म्यूजियम को बेचता आ रहा हूँ। ये मैंने किया है पहली बार। अब एक ही चीज़ बदल रही है इस पूरे प्रोसेस में कि एक पेंटिंग एक इंडिविजुअल को बेचने के बजाय मैं एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को बेचने जा रहा हूँ। इतनी चीज़ बदली है। ना बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है, ना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बदली है, एक्सेसिबिलिटी से बढ़ी है। तो वो पेंटिंग जब वो आर्ट5 का ये रोल है कि वो इस सेलर को और आने वाले बायर्स को वो दोनों को ऐसे ही सिक्योर करे जैसे सिक्योर बाकी कंपनियां और मैं खुद करता आ रहा हूँ पिछले 14 सालों में कि अगर आपने मेरे गैलरी में आके पेंटिंग खरीदी तो आपके अकाउंट से पैसा मेरे पास आना और पेंटिंग जिस ओनर का है उसके आपके पास जाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसको थोड़ा सा जब डेमोक्रेटाइज करते हैं उसका फ़ायदा ये मिलता है, आज के वक्त में ईजी हो जाता है कि जिम्मेदारी मेरी ये है कि मैं उस पेंटिंग को कंसाइन करके सक्सेसफुली 10,000 लोगों तक ले जाऊँ और 10,000 लोगों ने जो पैसा दिया है उसको ये एश्योर करूँ कि सर ये पेंटिंग आपकी इससे ले ली है मैंने और इसका बिल ऑफ राइट्स आर्ट5 फाउंडेशन को दे दिया है, जो कि पब्लिक थर्ड पार्टी पब्लिक ट्रस्ट है, फिजिकल म्यूजियम है और उसका काम ये है कि वो चूज़ करेगी कि उसका कस्टोडियन क्या कोई ब्लॉकचेन कंपनी होनी चाहिए या कोई यहाँ पे यूएई के अंदर या किसी भी देश के अंदर क्या वो कोई कस्टोडियन कोई थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। बेसिकली आर्ट5 जब ये पेंटिंग को 10,000 लोगों तक बेच देता है तो इसकी जिम्मेदारी एज ए कंपनी ये है कि वो पैसे लेकर के इसको दे जिसकी पेंटिंग है। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो 100% जो ओनरशिप राइट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा और जैसे ही ओनरशिप राइट ट्रांसफ़र होगा तो फिर हमारा कोई हक नहीं बनता कि उस पेंटिंग को हम रखें। तो वहाँ पे वो ट्रस्ट को जाती है। ट्रस्ट का एक काम है। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझना ये है कि हम हमारे रेवेन्यू में से हम क्या करते हैं 20% जो हम कमाते हैं उसमें से एक माइनर परसेंटेज हम फाउंडेशन को भी देते हैं, सो दैट आर्ट का जो फैशन है एग्जिबिट करना, कैटलॉगिंग करना, दुनिया की अलग गैलरी से और म्यूज़ियम के साथ कोलैबोरेटिव एग्जीबिशन करना, क्योंकि वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक आर्ट को वॉल्ट में रख के बंद कर देते हो और एक आर्ट को आप एक म्यूज़ियम और गैलरी के जैसे चलाते हो, दुनिया भर के एग्जीबिशंस में जाते हो, तो वैल्यू उसकी बढ़ती है। तो आपने सिर्फ 10,000 लोगों के मोबाइल में डाला और आर्ट को डेड कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक आर्ट के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, वो आर्टिस्ट से जस्टिस नहीं हो रहा है वो। तो मैं आर्टिस्ट को जब मैं कन्विंस करने जाता हूँ, बात करता हूँ उनसे, तो उनको यही कहता हूँ कि सर आपकी पेंटिंग किसी एक आदमी के घर में रहने से अच्छा है कि वो एक फिजिकल म्यूजियम में रहे और 10,000 लोगों के मोबाइल में भी रहे। सो इट इज़, और मेटावर्स में भी रहे, अगर कल को हम मेटावर्स में म्यूजियम बनाते हैं तो ये एक्सेसिबिलिटी और एक्सपोजर 100x है compared to the what I was doing for the last 14 years. Now, whenever the transaction happens in the future in terms of reselling of that particular asset, अब इसमें ये जो लोग हैं उसमें आप भी एक हो सकते हैं कि भाई मैंने भी पेंटिंग है, मैंने भी हिस्सा लिया हुआ है। ये एंटिटी बिल्कुल सेपरेट है, ये आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेगी, या कल को ये कंपनी अगर बंद हो जाती है तो ये कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। जब ये बंद भी हो जाती है और आसिफ कमाल रहता नहीं है दुनिया में, तो आपको ये ट्रस्ट फाउंडेशन, चूंकि आपका बिल ऑफ राइट्स इंटीग्रेट कर दिया गया है कि आप XYZ लोग ओनर इस पेंटिंग के, आप जाकर के कलेक्टिवली शेयर कर सकते हो कि भाई अब पेंटिंग हमें वापस दे दो या पैसा हमें वापस दे दो। तो एवरीथिंग वाज वेल थॉट, वेल रिसर्च्ड, और इसको पूरी इस तरीके से किया गया है क्योंकि ये अदर दैन दिस इट इज़ नॉट द बिजनेस मॉडल।
इट इज़ समथिंग इफ़ एनीवन, मैं तो ये भी कहूँगा काशी भाई कि अगर कोई आदमी रियल वर्ल्ड एसेट की बात करता है और बोलता है कि मैं किसी भी रियल वर्ल्ड एसेट को टोकनाइज कर रहा हूँ, उसको सेफ गार्ड करने के लिए अगर वो प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात नहीं करता है, प्रूफ ऑफ स्टेट की बात नहीं करता कि आज इस पर्टिकुलर टाइम पे वो किस स्टेट में है एसेट, कस्टोडियन का रोल प्ले की बात नहीं करता है, तो ये तो बहुत बड़ा अलार्म है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, RWA के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि हमारी एसेट, अगर मैं सपोज कल को बिल्डिंग का मैं टोकन करके बेच दूं और वो फ्लैट कल को एक अवैध ज़मीन पे बना हुआ था या वो अर्थक्वेक में वो बिल्डिंग ख़त्म हो गई, तो मैं उसका टोकन लेके कहाँ घूम रहा हूँ और पीछे बिल्डिंग एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो यही एग्जैक्टली एक सबसे बड़ा जो इसके अंदर एक पूरे इस मॉडल के अंदर, तभी ये अभी तक जो शायद ये आप इसको बॉटलनेक भी कह सकते हो या बहुत डिफिकल्ट है ये करना, या इसीलिए इसको आप ये कह लो कि अभी तक शायद कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आया नहीं जो इसको डिसरप्ट कर सके। बिकॉज मेरा फिर अगला सवाल इस पे आता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी NFTs जो हम PFPs देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, आपका क्या टेक है? वाई यू आर नॉट एग्जैक्टली लाइक PFPs एंड NFTs जो ऑलरेडी इतनी बड़ी मार्केट है एंड यू आर स्टिल एन NFT? और वेयर डू यू सी इज द डिफरेंस? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर NFT जो आप देख रहे हो या PFP या इमेज, उसकी वैल्यू नहीं, ऑब्वियसली वैल्यू तो उन लोगों के जो उसको वैल्यू कर रहे हैं। स्टिल यू आर fractionalizing the existing valuable NFT that has already has a value in the real world, and then you are fractionalizing it, and then you are again pitching it for the people to revalue it. Correct. Okay. And there, how you are differentiating yourself from the existing NFT space, जो PFPs और images की जो category है, और आपकी जो NFTs हैं, how both are different? बहुत simple definition है इसका। हम फिजिकल आर्ट को, जिसकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एस्टेब्लिश की गई है, उस आर्टिस्ट की जर्नी से लेके और उसकी एडॉप्शन से लेके और उसकी पूरी कलेक्टिंग का जो जर्नी रहा है उस पर्टिकुलर आर्ट का, हम बात कर रहे हैं फिजिकल आर्ट की। सिंपल लाइन डिफरेंस ये है कि एक डेरिवेटिव है, जनरेटिव आर्ट है, और एक फिजिकल टेंजिबल आर्ट है। NFT मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए और दुनिया के लिए ये जो इनिशियल फेज में NFT आया और उसमें PFP भी आया और उसमें क्रिप्टोपंक भी आया PFP में, और बोर्ड एप भी आया और सारी चीज़ें आई, सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू स्टैंड पॉइंट है और सब चीज़ें ऐसी ही चलेंगी। लेकिन जो रियल यूज़ केस है नॉन फंजिबल टोकन का, वो मुझे लगता है क्रिप्टोग्राफिक टूल है। जो ओनरशिप हम कैसे अलग हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ओनरशिप डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं NFT। हम ना तो डेरिवेटिव हैं ना जनरेटिव आर्ट है, हम फिजिकल आर्ट की ओनरशिप को डिफाइन कर रहे हैं ब्लॉकचेन पे NFT का इस्तेमाल करके, ताकि 10,000 लोग आपस में ये सोचते बैठे न रहें कि मेरा वाला कौन सा हिस्सा है इस पूरे पेंटिंग में। इतनी ही लिमिटेड यूज़ केस है NFT की, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में, ओनरशिप डिफाइन करने में और प्रॉपरली इसको फ्रैक्शनलाइज करने में। जो यूज़ केस है टेक्नोलॉजी का, उससे ज़्यादा यूज़ केसेस हमारे पास टेक्नोलॉजी की NFT की नहीं है। NFT for us is to redefine the ownership of a physical painting in a way that makes it easy for everyone to identify their own ownership of the token. तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब other than this, how we are different? So we are bringing over $1.7 trillion market that exists without any validations. It is already validated. Over a 65 billion annual sales comes from 6 major auction houses and some private galleries. We are bringing that massive asset class on chain. And for that we are using the cryptographic tool as a technology so that you as an individual can think of investing in it. So you're kind of scaling the existing 1.7 trillion market and you're making it scalable. You're not creating the value from the beginning. आप शुरू से उसकी वैल्यू को क्रिएट नहीं कर रहे हो कि 1.7 ट्रिलियन की, आप उस वैल्यू को ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है उसको और स्केल कर रहे हो। समझ में आ रहा। अब मेरा जो दूसरा सवाल है कि एज अ बिगिनर, अभी तक जिसने ये पॉडकास्ट अभी देखा होगा और लोगों का इंटरेस्ट बनेगा कि चलो लेट मी ट्राई इट आउट, कैसे बाय करेगा Art5 पे, कैसे, हाउ टू बिगिन द जर्नी? मतलब उसको अगर शुरुआत करनी है तो क्या ऑप्शंस होती हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ Web3 वाला ही इसमें बाय करने की कोशिश करेगा कि फ्रैक्शन को।
वेब 2 से भी करने की कोशिश करेंगे लोग जो जिनको क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता है। तो क्या इज इट मैंडेटरी फॉर people who are in web 2 doesn't know about web 3 and still they are big fan of say MF Hussain or say Sasha Jaffrey and Salman Khan. We'll talk about later for that. उन लोगों को अगर आपके प्लेटफॉर्म पे आके शुरुआत करनी है तो कैसे? ओके, शुरुआत आर्टफाई की ऑफरिंग में अगर करनी है तो बिजनेस मॉडल तो ये कहता है कि आप आर्टफाई की वेबसाइट पे आएंगे और आप ऑफरिंग्स की पेज पे जब जाएंगे तो आपको आर्टफाई दिखाएगा वेबसाइट पे कि क्या क्या पेंटिंग अपकमिंग ऑफरिंग्स में है, जहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं कि भाई मुझे 30 दिन बाद जो ये वाली पेंटिंग आ रही है उसमें मुझे इंटरेस्ट है। आप अपना ईमेल डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। जो पास्ट में हो गया है वो पास्ट ऑफरिंग्स में आप देख सकते हैं कि क्या क्या बिक गया है। दिस इज़ द बिजनेस मॉडल आई एम एक्सप्लेनिंग। जो फ्यूचर में है वो फ्यूचर में दिख गया, जो प्रेजेंट में है वो ऑन गोइंग ऑफरिंग्स के सेक्शन में दिखेगा कि ये फिलहाल चल रहा है, इसका टोकन का ये प्राइस है, ये अप्रिसिएशन है, ये फैक्ट शीट है, ये आर्टिस्ट है, ये इसका प्रोफाइल है। सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप वहाँ पे प्रोसीड टू बाई करेंगे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सैमसंग पे, गूगल पे, एप्पल पे, ऑल क्रिप्टो वॉलेट्स, बाइनेंस पे, इन सारे पेमेंट माध्यम का इस्तेमाल करके आप वो जो भी उसका टोकन प्राइस है उसको डाल के आप ये पेंटिंग ये शेयर खरीद सकते हैं। ये तो आर्टफाई का मैंने आपको टेक फ्लो बता दिया कैसे चलता है। अब आर्टफाई लॉन्च होने जा रहा है। आर्टफाई लॉन्च होने जा रहा है, इसका ये मतलब है कि आर्टफाई अपनी ऑफरिंग्स लेके आ रहा है और आर्टफाई ये चाहता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री भी रहे और एट द सेम टाइम दिस शुड बी इनकरेजिंग फॉर द कम्युनिटी, कि वो इनकरेज फील करे कि नहीं यार मुझे समझने दो ये है क्या। तो हमने इसको ऐसे बनाया कि पेमेंट गेटवेज वगैरह तो सब सेम रहने वाले हैं, बट हमने इसको एक पास का नाम दिया है। और पास को आप समझ लें कि ये एक टूल है, ये एक गेटवे है हर वो किसी के लिए जिसने कभी सोचा होगा कि यार मैं शायद आर्ट में भी कुछ करूं, डाइवर्सिफाई करूं। तो हमने क्या किया, एक पेंटिंग को नहीं ला रहे हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट आर्टिस्ट हैं जिसमें साशा जाफरी की पेंटिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है साशा जाफरी की। वो उस कलेक्शन के ऊपर रोल्स रॉयस ने अपनी 6 इंपॉर्टेंट गाड़ियाँ निकाली हैं, 1:1 कलेक्शन। वो कलेक्शन हम लेके आ रहे हैं, उसका नाम है सिक्स्थ एलिमेंट। वो इस ऑफरिंग का पार्ट है। हम इंडिया के सबसे प्रोमिनेंट आर्टिस्ट वी एस गायतोंडे की 1962 का एक कैटलॉग लेके कैनवस लेके आ रहे हैं, जो कि इंडिया के सबसे बड़े ऑक्शन हाउस के कैटलॉग कवर पे था और 2019 में कलेक्टर ने खरीदा था ऑक्शन से। हम राम कुमार साहब की एक पेंटिंग लेके आ रहे हैं जो अगेन इंडिया के मास्टर्स हैं और वो बोनहेम्स की इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप 3 ऑक्शन हाउस है, उसके कैटलॉग में रहा है वो काम। चौथे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोग जानते नहीं हैं, हम इंडियन और सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग कंट्रीज़ में सबसे बड़े जो एक्टर हैं हमारे सलमान खान, वो एक बहुत अच्छे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट भी हैं। बहुत सारे ओकेजन पे देखा गया कि पेंटिंग बनाते हैं। उनकी भी एक बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है पेंटिंग जो बनाते आ रहे हैं शुरू से, वो है यूनिटी। तो उनकी यूनिटी सब्जेक्ट की 4 पेंटिंगें इसका पार्ट है। तो हमने क्या किया, GOP लॉन्च किया है, उसका नाम है जेनेसिस ऑफरिंग पास। जेनेसिस ऑफरिंग पास का प्राइस है $10 और अटेम्प्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अटेम्प्ट ये है कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट ले रहा है आर्ट कलेक्टिंग इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री इन जनरल, कि जो चीज़ इनएक्सेसिबल रही है सेंचुरीज तक, उसको मेरी कोशिश और मेरे टीम की और कंपनी की कोशिश और विज़न ये है कि इसको एक्सेसिबल तो बनाना ही है, लेकिन इसको इतना लुक्रेटिव एक्सेसिबल बनाओ हमारे लॉन्च पे कि लोग एज सुन एज इट शुड बी लाइक सिर्फ $10 लगता है आर्ट कलेक्टिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने में, और उसको थोड़ा लुक्रेटिव बनाने की कोशिश की क्योंकि लॉन्च है हमारा। हम चाहते हैं कि ये जैसे स्टोर की ओपनिंग पे आपको बहुत सारी मिठाइयाँ फ्री मिलती हैं, तो आर्टफाई की लॉन्चिंग पे हम इसको थोड़ा सा इंकरेज करना चाहते हैं कम्युनिटी को अक्रॉस दी कम्युनिटीज़, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल क्रिप्टो और ये। तो ये टोटल 12 पेंटिंग का एक कलेक्शन है जिसकी टोटल वैल्यूएशन $10 मिलियन की है, सारे 12 आर्ट वर्क की, चारों आर्टिस्ट की। और इसमें बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पासेस वी विल सेल, कम्युनिटी विल डिसाइड कि उनको 12 में से कौन सी पेंटिंग लेके आनी है बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्ट वर्क। और जो भी ये GOP जेनेसिस ऑफरिंग पास मिंट करेंगे, हमने उनको हमारे टोटल टोकन सप्लाई में से 1% टोकन सप्लाई 10 मिलियन टोकन आर्टफाई का हमने निकाला है सिर्फ एयर ड्रॉप करने के लिए, स्पेशली फॉर दोज हु विल बी मिंटिंग दिस ओनरशिप टोकन विच इज़ जेनेसिस ऑफरिंग पास दैट गिव्स यू डायरेक्ट एक्सपोजर इन दी आर्ट इन्वेस्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिस्ट जो ऑफरिंग में है, और ऑल्सो इट इज़ गिविंग यू डायरेक्टली एक्सपोजर कि आप आर्ट का जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसमें आपको डायरेक्टली एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि आर्टफाई का जो नेटिव टोकन है
वो उस पर हम बात कर सकते हैं। वो आपको एयर ड्रॉप के फॉर्म में मिलता है। राइट। तो मैं यहाँ पे ये समझ रहा हूँ कि आर्टिस्ट तो आपके बहुत सारे होंगे प्लेटफॉर्म पे। शुरुआत आप इन 4 आर्टिस्ट से कर रहे हो। करेक्ट। और इन 4 आर्टिस्ट को जब आप फ्रैक्शनलाइज करोगे, क्योंकि ये 4 बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, तो इसके अंदर इंस्टेंटली एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट दिखेगा। सलमान खान का आपने नाम लिया। सलमान खान डेफिनेटली उनकी पेंटिंग्स काफ़ी, एज अ पेंटर वो बहुत मशहूर, बहुत लोग नहीं जानते हैं, और बहुत जो लोग जानते भी हैं कि उन ग्लिम्स है कि हाँ सलमान खान पेंट करते हैं, बट सलमान खान एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट बनेगा। तो ये जो GOP पास है, ये क्या डायरेक्ट राइट दे देता है किसी को भी वो फ्रैक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए? तो GOP पास होगा तो ही उस फ्रैक्शन के लिए वो एलिजिबल होगा, या जो बिना GOP पास के भी लोग बाय कर पाएंगे फ्रैक्शन? लॉन्च पे जो ऑफरिंग है वो GOP पास उसका टूल है, गेटवे है, टिकट है, बिना उसके नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो आपको गारंटीड ओनरशिप देता है सारे पेंटिंग में नहीं, लेकिन जो पेंटिंग 12 पेंटिंग उसका पार्ट है वो आपको दिखेगा जब वेबसाइट लाइव होगी। आप वेबसाइट पे जब जाएंगे अभी तो आपको दिखेगा कि ये सारी पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स की फ़ोटो भी दिखेंगी, आर्टिस्ट की भी फ़ोटो दिखेंगी, उनका प्रोफाइल भी दिखेगा। वो एक तरीका है आपको एंटर करने का। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम $1 लाख का पास सेल करते हैं। सो $1 लाख के पास में जो पेंटिंग्स $1 लाख की है उसमें कलेक्शन में, उनमें से ऑप्शंस है कम्युनिटी के पास वो कौन सी पेंटिंग चुन सकते हैं, और वो पेंटिंग उनकी हो जाएगी। जो हमारा बिजनेस मॉडल हमने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से वो पेंटिंग चली जाएगी फाउंडेशन के पास। जब भी उस पेंटिंग की बेहतर प्राइस आएगी तो आपको उसका शेयर मिलेगा, और आप सारे लोग जो पास खरीदते हो वो उसके ओनरशिप में को ओनर बन जाएंगे। साथ में चूँकि हम डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लिस्ट करने जा रहे हैं हमारा टोकन, तो जो एयर ड्रॉप है वो मेरे ख्याल से वो इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इनकरेजिंग द कम्युनिटीज़ इन अ वे कि आप आर्ट-फाई को जब आप सोचते हो तो आपको वो फील नहीं होना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आता है। तो जो चाहे वो क्रिप्टो के लोग हों या वो नॉन क्रिप्टो के लोग हों, दे शुड फील कि इट इज़ अ अटेम्प्ट टू मेक आर्ट एक्सेसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि this is a profitable asset class in general as a business, and ArtFi is trying to bring this massive over a 1.5 trillion market sized asset class for us, and the ArtFi token is a utility economy of that marketplace that we are building. तो वही मैं उस पे आ रहा था कि ArtFi को टोकन की क्या जरूरत है? ये बिना टोकन की भी हो सकता था। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से तो हो ही रहा था, आप फ्रैक्शंस को डिवाइड कर देते। टोकन की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत पड़ी कि नहीं मुझे टोकन भी करना है? जब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आपने ऑप्शन दे ही रखा है तो फ्रैक्शंस को सीधा उससे बाय कर लेते वाया आर्ट-फाई टोकन। आर्ट-फाई टोकन से ज़रूरी नहीं है कि आप NFT बाय करो। जब आप NFT बाय करने की बात करते हैं तो NFT क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी बाय हो सकती है और आर्ट-फाई टोकन से भी बाय। हाँ, वो तो ऑब्वियसली मैं आपको उसको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी नॉन फंजिबल टोकन का ट्रांजेक्शन आप चाहे कितनी भी उसमें Web2 पेमेंट गेटवे दे दो, बट बैक डोर पे तो वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे होनी है अगर आपने NFT बेचनी है। उसके बिना तो होगी नहीं। सो देयर इज़ अ प्रॉपर इंटीग्रेशन। वो बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं फैसिलिटी कि आप एप्पल पे भी यूज़ करो, लेकिन बैक ऑफ द डोर में तो वो ट्रांजैक्शन हो ही रही है ना। आर्ट-फाई टोकन की ज़रूरत क्यों है? आर्ट-फाई टोकन के बिना भी हम USDT, USDC, ETH और बहुत सारे अलग टोकन को यूज़ करके हम कर सकते थे, लेकिन आर्ट-फाई को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस पूरे क्वेश्चन का जवाब बहुत सिंपल तरीके से ये है कि आर्ट-फाई एक फाइन आर्ट कंपनी है जो ब्लॉकचेन पे बिल्ड की गई है। अगर आप आर्ट-फाई की इकोनॉमी को समझते हो तो आर्ट-फाई में फंजिबल टोकन और नॉन फंजिबल टोकन दोनों का रोल प्ले कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। नॉन फंजिबल टोकन आपको आर्ट पीसेस में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। नॉन फंजिबल टोकन NFTs दुनिया के $1 मिलियन प्लस आर्टवर्क्स को एक्सेसिबल बनाता है, और एक टूल है जो आपके सामने लेके आता है वो है नॉन फंजिबल टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन इन आर्ट-फाई इज लेटिंग यू इन्वेस्ट इन द $1 मिलियन प्लस पेंटिंग्स, सिंपल वे। फंजिबल टोकन इज गिविंग यू एक्सपोजर डायरेक्टली इन अ ओवर $1.5 ट्रिलियन मार्केट साइज ऑफ आर्ट एंड कलेक्टिबल्स। हाउ व्हेन आई से आपको एक्सेसिबिलिटी दे रहा है बिजनेस में और एक्सपोजर दे रहा है आर्ट के बिजनेस में, इसका मतलब ये है कि हम
ऑब्वियसली इसकी यूटिलिटी पे बात कर सकते हैं बहुत डिटेल में कि इसकी यूटिलिटी क्या है, इसका स्टेकिंग रिवॉर्ड क्या है और लोग आर्टफाई टोकन को होल्ड क्यों करेंगे। तो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बताना चाह रहा हूँ कि आर्टफाई अपने बिजनेस मॉडल में जो इनकॉर्पोरेट किया है आर्टफाई टोकन को, हम अपने रेवेन्यू में से क्वार्टरली 30% रेवेन्यू आर्टफाई टोकन के ऊपर यूज़ करते हैं। हम बाय बैक करते हैं टोकन को और बर्न करते हैं। सो इट्स अ फिक्स सप्लाई डिफ्लेशनरी टोकन फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका वैल्यू जितना कंपनी रेवेन्यू ग्रो करती है उतनी टोकन होल्डर्स को उसके फ़ायदे डायरेक्टली मिलते हैं। ओके जी। सो व्हाट यू आर सेइंग दैट सबसे पहले टोकन से आप जो सबसे बड़ा यूज केस है, आप पेंटिंग्स को बाय कर सकते हो, फ्रैक्चर्स को बाय कर सकते हो, पहली चीज। ये सबसे बेसिक है। आप कोई मार्केट प्लेस पे कोई और क्रिप्टो आप लाके नहीं आप बाय कर सकते, ईथ और यूएसडीसी वगैरह से आप बाय नहीं कर सकते। आपको बाय करने के लिए आर्टफाई का टोकन यूज करना, बाय करने के लिए प्लस जितने भी ऑफरिंग्स हमारे पास आ रही है उसमें जो भी आपके लिए लुक्रेटिव डील्स हैं, जो लुक्रेटिव वो आर्टफाई टोकन होल्डर के लिए है। ठीक है। प्लस प्राइमरीली प्लस आप जो आपके पास एक फ्रैक्शन है, अब आप उसको लेंड करना चाहते हो, स्टेक करना चाहते हो, तो उस पर यील्ड अर्न करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। तो उसमें ऑब्वियसली आर्टफाई टोकन का यूज केस आप जो है वो बता रहे हो। मेरा यहाँ पे एक ही सवाल है कि व्हेन यू से डिफ्लेशनरी, तो हाउ यू विल इंश्योर कि कितना कंपनी रेवेन्यू बना रही है? ये ऑन चेन क्या पता लग सकता है कि कंपनी कितना रेवेन्यू बना रही है और कितना रेवेन्यू, और जो उसकी कमिटमेंट थी 30% की बाय बैक करने की, वो ऑन चेन बिल्कुल सिंपल ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे पता लगेगा? दैट्स द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन। मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी और आर्टफाई के कोर टीम की और डायरेक्टर की और फाउंडर की ऑनेस्टी की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आपने अगर आज एक पेंटिंग बेची $1 मिलियन की, तो वो कहाँ बेची है आपने ब्लॉकचेन पे बेची है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं सौदा करने गया था बाहर काशिफ भाई, लेकिन वो $1 मिलियन की बिकी नहीं, यार तो $8 लाख की बिकी है, माफ़ी चाहता हूँ, वो तो $8 लाख की बिकी है और मैंने $2 लाख रख लिया अपनी जेब में, तो ख़त्म कर दिया, मिटिगेट कर दिया अपने सारे रिस्क को। जो भी ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन हुआ है उसका 20% आर्टफाई ने बनाया है। उस 20% का 30% जब आप बाय बैक करने जाते हो तो आप ना तो छुपा सकते हो, ना तो कम्युनिटी को इतने घबराने की जरूरत है कि कितना अमाउंट बनता है। हालांकि हमारा प्लान क्या है वो आपको बताते हैं, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। हम क्वार्टरली फ्रॉम ऑल द एक्सचेंजेस इन इक्वल प्रोपोर्शन हम उसको बाय बैक और बर्न करेंगे। ठीक है। और क्वार्टरली हम करना चाहते हैं क्योंकि क्वार्टरली हमारा एस्टिमेट है कि हम महीने में एक पेंटिंग लेके आएंगे और हर महीने एक पेंटिंग को हम बेचेंगे और जो भी उससे रेवेन्यू हमारा जमा होगा ऑब्वियसली वो सारे ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट और सारी चीज़ें हम सबमिट करेंगे कि भाई इस क्वार्टर में हमने $3 लाख बनाया है रेवेन्यू में, $3 लाख में हमारा $1 लाख जो है हम यूज़ करने जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ये पैटर्न, द मोर वी ग्रो, द मोर वी बिकम बिगर, द मोर वी यूज आवर रेवेन्यू टू बाय बैक एंड बर्न, प्लस वी यूज, if we have let's say for an example 30% that we use in for the token holders, 10% we use for the liquidity of the NFT holders also from our revenue. So out of this 30% from the token holders who are using ArtFi native token, we are going to buy back and burn, plus we are going to stake and give yields to the token holders. It's a utility token to be performing as a transactional value on ArtFi marketplace. And for artists, if you go to Binance to do a launchpad deal, you have to stake BNB there. I have a vision to make ArtFi the biggest launchpad for all the traditional artists in the world. How they will get the allocation to come as a subscription based model जो कि ज़्यादा स्पॉटलाइट आपको देता है एज एन आर्टिस्ट, ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर देता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, आपको सर्टेन नंबर ऑफ ArtFi टोकन स्टेक करने पड़ेंगे। तो ये सारी यूटिलिटी जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्लोर होंगी, बट बेसिक हमने अभी डिस्कस किए हैं। राइट। एक बात पूछूं दिल की, ये आपने जो सलमान खान वाला जो आपने आर्टिस्ट वाला जो एंगल लिया, क्या ये आप हाइप क्रिएट करना चाह रहे हो? या आपको लगता है कि वो वाकई में आर्टिस्ट हैं और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए उनके आर्ट के बारे में, या सिर्फ एक हाइप का स्टंट है? टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, I hope you don't mind that. No, that's fine, absolutely fine. And I hope Salman bhai is listening to it. Yeah. पहली बात तो ये कि लोगों को पता है कि वो पेंट करते हैं क्योंकि पब्लिक ओकेजन पे बहुत पेंट किया उन्होंने इंडिया में, और उनको जरूरत क्या पड़ रही है? उनको पैसों की जरूरत है? नहीं, that's what I'm trying to tell you. आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत
जल्दबाजी में ये बात बताऊंगा क्योंकि हमारे पास शायद टाइम की कमी है। जब एक आर्टिस्ट अकेले होके कैनवस पे पेंट करने बैठता है ना, तो वो जो थॉट प्रोसेस का पूरा फ्लो है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो बहुत इमोशनल टाइम होता है क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशन को कैनवस पे डाल रहा होता है। व्हेन आई हैड अ अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू हिम, he started painting for the sake of his foundation, and he told me कि यार मुझे obviously उनका सिनेमैटिक करियर इतना बड़ा है, उनको कैनवस पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ अ पेंटर। तो उन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू इसलिए की थी कि दैट आर्ट कैन बी शेयर्ड फॉर अ गुड रीज़न। व्हेन वी अप्रोच्ड सलमान भाई, द आइडिया वॉज नॉट टू have him as a brand ambassador. He's not a brand ambassador. He's not a brand ambassador for He's not a brand ambassador for Art5. He's coming there as an artist. He is a part of Art5 artist profile. So सलमान भाई वैसे ही काम कर रहे हैं Art5 के साथ जैसे कोई भी आर्टिस्ट किसी गैलरी और ऑक्शन के साथ करता है। He's a revenue share partner for with Art5. उनकी पेंटिंग उनके सिनेमा के जैसा एक्सेसिबल बनाना is what our vision is for every artist. So the goal is to take his art to masses, and so everyone can enjoy the warmth, ownership, love that he wants to share to the world. That is not possible. एक आदमी एक पेंटिंग लेके उनका लव शेयर कर सकता है। तो that's the vision. तो ये एक तरीके से जो आर्टिस्ट के लिए भी अपनी फैन जो है, पहले उनके आर्ट एक्सेसिबल नहीं था, तो कहीं ना कहीं अब उनका आर्ट फैंस के लिए एक्सेसिबल होगा। Exactly. If he is an artist, yeah. But this can be this is already going to be utilized by different art forms 100%. To make it accessible, like how Spotify has democratized everything around music industry. So using blockchain technology, I think in near future बहुत सारी चीज़ें ऐसे democratize होके accessibility तक तरफ आगे बढ़ेंगी। अगर हर वो आदमी जो आर्ट, फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिस्ट है जो फुटबॉलर है, फॉर एग्जाम्पल, he can now share his journey and love and whatever he wants to share with his fan in a very small ticket size. And then that is not only a token of appreciation, काशिफ भाई। अगर सलमान भाई की पेंटिंग अगर कोई आदमी खरीद रहा है आज, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं खरीद रहा है कि उसको टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देना है कि मैं आपका फ़ैन हूँ या मैं आपको सपोर्ट करता हूँ या एज एन एक्टर मैंने आपको 25 सालों से फॉलो किया है। दैट इज़ देयर फॉर श्योर, देयर इज़ अ लव दैट पीपल लव हिम एंड कम एंड सपोर्ट हिम और हिज आर्ट, बट देयर इज़ अ बिगर मीनिंग हियर, दैट इज़ द टोकन दैट यू आर बाइंग फ्रॉम सलमान भाई's पेंटिंग इज़ एक्चुअली अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इन्वेस्ट इन हिज पेंटिंग। जो आगे चल के प्राइस बढ़ेगी और वो बिकेगी तो आपको उसका रिटर्न आ रहा है। और ये सारी चीज़ें आपको Art5 एक $10 के पैकेज में ला के दे रहा है कि हम चाहते हैं कि ये ऑब्वियसली एक 10 मिनट की पेंटिंग को हम $10 में नहीं दे सकते जब तक वो 10 मिलियन का वो एक्यूमुलेटिव पास नहीं बिकता है। और बिजनेस मॉडल भी यही कहता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि आप इस पूरे पैकेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर दी ओनरशिप ऑफ द पेंटिंग एंड दी एयर ड्रॉप, हाईली एंटिसिपेटेड एयर ड्रॉप जो हमारा आने वाला है जब हम लिस्ट करने जाएंगे CX पे और DX पे। एयर ड्रॉप कुछ लोगों को एक्टिविटी करने में मिलेगा या कैसे? एयर ड्रॉप का दो ही है, एक तो एक्टिविटी करना पड़ेगा आपको, एक्टिविटी बहुत सिंपल, आप Art5 पे हमारा ब्लॉग आएगा, उस पर उनको पता चल जाएगा जी। आसिफ भाई, जाते जाते एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े प्लान्स आदमी बनाता है, इतना बड़ा स्टार्टअप का विजन आपने लेके चला, डर लगता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, ये नहीं चला, वर्कआउट नहीं चीज़ें, तो क्या होगा? डर लगता है? नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने 100% नहीं दिया तो क्या होगा। 100% देने के बाद भी अगर नहीं चला तो क्या होगा? आसिफ भाई का क्या होगा? कभी डर लगता है? स्टार्टअप जर्नी में स्टार्टअप में फाउंडर को सबको डर लगता होगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये फियर है। हाँ। और पानी पी रहा हूँ मैं ये अच्छा लगा मुझे, बट क्योंकि डर एक इमोशन है, डर एक आर्ट है, ये एक इमोशन है, मैं वहीं आ रहा हूँ, ये आर्ट है, ये इमोशन है और डर लगता है। और शायद जो ये जो स्लीपलेस नाइट्स हैं आपकी, ये शायद इसलिए भी है क्योंकि वो इमोशंस आपको बार बार कहता है कि यू कांट फेल। ये बहुत ईजी भी लगता है कभी कभी मुझे कि यार मैं तो आर्ट को जानता हूँ, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है यार, ये क्या करने लग गया हूँ मैं। बट आई थिंक ओवरऑल 2 सालों में जर्नी दिल्ली से स्टार्ट होती है, सिंगापुर में हम बिजनेस को शोकेस करते हैं एज ए टाइटल स्पॉन्सर, टोकन 2049 में सबसे बड़ी जो जगह होती है किसी भी ब्रांड के पास वो Art5 के पास होती है, वो वहाँ पे $15 मिलियन की पेंटिंग को डिस्प्ले करता है फिजिकल।
और वहाँ से दुनिया को पता चलता है कि यार ये विज़न जो है वो रियल में कन्वर्ट हो रहा है, और अब हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं कि आर्ट में $10 में क्या क्या है. सो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल जर्नी सो फार, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएं, जहाँ पे ट्रस्ट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और वो सारी चीज़ें हो जो कि Web3 ने लैकिंग फील की है इन द लास्ट 5-7 ईयर्स. और जाते जाते ये है कि आप के साथ बात करने का जो प्लान था वो इसलिए था कि आपने शुरू से फंडामेंटल पे बात की है, और मुझे लगता था कि आप फंडामेंटल पे बात करने में बहुत अच्छे हैं, और जो क्लैरिटी आप ला सकते हो किसी भी ऐसे एसेट क्लास के बारे में, वो थोड़ा डिफिकल्ट है मुझे लगता है. मैंने आई हैव बीन वाचिंग लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम. थैंक यू. एंड थैंक यू फ्रॉम ArtFi टीम to you to taking out this important time of your life to understand what we are doing and try to make people understand कि ये है क्या basically. Right. हमेशा से मेरा ये मानना है, लास्ट थॉट मेरा ये है कि आर्ट एक तरीके का एक इमोशन है जो जब आप कैनवस पे उतारते हो, या कभी किसी ने पत्थर पे बना के अपने उस इमोशन को उतारा होगा, तो कहते हैं ना वो पत्थर की लकीर है, राइट. तो इमोशन आपका दर्ज हो गया, और वो यूनिक है, इम्यूटेबल है. जब आपका किसी पर्टिकुलर मोमेंट में जो इमोशन आता है वो इम्यूटेबल इमोशन है. जब आप उसको निकाल देते हो, मैं आपसे बोलूँ कि दोबारा से उस इमोशन को रिपीट करके ज़रा वो ब्रश का स्ट्रोक मारिए ना, तो कहता है नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. ये उसी तरीके से पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से बिटकॉइन की जब लेजर पे रिकॉर्ड हो जाती है तो वो इम्यूटेबल हो जाती है. ये जो इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज़ जब दुनिया में रेप्लिकेट नहीं की जा सकती, जब दोबारा बनाई नहीं जा सकती, जैसे कि ये सांसें, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं क्रिएट की जा सकती. ये सांसें जो मैंने ले ली, ये जो वक्त है जो गुजर गया, ये रिपीट नहीं हो सकता. इसको इम्यूटेबिलिटी कहते हैं. और बिटकॉइन के लेजर पे जब कोई ट्रांजैक्शन एक बार रिकॉर्ड हो गई और कुछ चंद कन्फर्मेशंस के बाद वो अमर हो जाती है. इसी तरीके से जब कैनवस पे उतारे हुए इमोशंस वो अमर हो जाते हैं. पत्थर पे लिखी हुई वो पुराने ज़माने में जो लोगों के बनाए हुए मछलियाँ, वो लेजर, वो लोग, वो कबीले का सरदार, ये सारी इमोशंस जब एक हज़ारों साल बाद जब हम एक गुफा के अंदर देखते हैं तो वो इम्यूटेबल है जो चीज़ें सामने आती है, इम्यूटेबिलिटी. सो आई थिंक ये इम्यूटेबिलिटी ही आर्ट का कोर है. और अगर इस इम्यूटेबिलिटी को कुछ चंद लोगों ने समझा और उन्हीं के बीच में ही एक्सेस रहता था, आज पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये जो आर्ट है, ये इमोशंस है, ये दुनिया भर के लोगों के सामने आएगा कि वो इस इमोशन को ओन कर सकें, शेयर कर सकें और शेयर कर सकें. आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि चीज़ें जो हम प्लान करते हैं वो सक्सेसफुल होती हैं या सक्सेसफुल नहीं होती हैं. एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपका काम होता है ट्राई करना. आपका काम होता है ट्राई करना, और सच्ची नीयत से आप उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं. आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इस कन्वर्सेशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपके सामने वो सारे तथ्यों को, सारे फैक्ट्स को लेके आना, और जो क्वेश्चन आपके दिमाग में 100% इस प्रोजेक्ट को सुनने के बाद आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को मैंने कोशिश करी कि पूछूं. फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप ज़रूर सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली फाउंडर को पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं. एंड आई थिंक अच्छे फाउंडर की निशानी है कि वो कोशिश करता है कि हर एक लेजिट जेन्युइन क्वेश्चन का आंसर करे विद फुल ट्रांसपेरेंसी. विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच.